आपने जो भी कहा कि उसे साबित भी करिए। दरअसल लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोलते हुए कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के चलते एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में गए। सरकार ने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को सौंपने का काम किया है। सरकार ने पूरी तरह से होलसेल सरेंडर कर दिया है। राहुल ने कहा कि सरकार ने बीजेपी के खजाने को बचाने की कोशिश में भारतीयों के भविष्य को दांव पर लगाने का काम कर दिया है। अमेरिका और चीन की नजर भारत के लोगों के डेटा पर है। अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो इसकी चाबी भारतीय डेटा ही है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि अगर अमेरिकी चाहते हैं कि उनके पास सुपर पावर रहे, अपने डॉलर की रक्षा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भारतीय डेटा बेहद उपयोगी उनके लिए है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी बिना सबूत के झूठे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल को आरोपों को साबित करने की जरूरत है, साबित करने ही होंगे। रिजिजू ने कहा कि देश के आगे बढ़ने से कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस दुखी है। सब जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का क्या हाल बना दिया था। तो राहुल गांधी की ओर से जो भी कहा गया उसको लेकर सियासत भी इस वक्त देखी जा रही है। Parallel to the budget, something new has happened. The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, please understand what I'm saying. It is very profound what I'm saying. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया। दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी, I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा।
चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication, now you're not giving it to me. अपनी स्पीच को रखिए, आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको लोकसभा में राहुल को आपने सुना। साथ ही राहुल गांधी के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा है कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहता है, बहुत साफ नियम के। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसको पहले नोटिस देना होता है, आरोप को साबित भी करना होगा। सुनिए। मिनिस्टर Hardeep Singh Puri, he has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. Another important point which I want to make it very clear is, during the intervention on the budget discussion, the leader of the opposition did not make any proper, useful, substantive contribution to the budget discussion. He was only making wild allegation. So I told him, while he is making allegation, please present in the House when the finance minister replies on the discussion on budget. He broke the rule there itself. After his speech, he immediately went out of the House. The rule in the House is, once a member makes his speech, he cannot leave the House immediately after his speech is over. Shri Rahul Gandhi deliberately does this repeatedly. After his speech, which normally is full of lies and allegation, he runs away and he never sits to listen to the reply of the. तो आज अपने खास कार्यक्रम में इस खास मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल क्या कुछ हैं, एक नजर। संसद में डील और डेटा पर बवाल क्यों? राहुल गांधी ने क्यों उठाए सवाल? क्या बुनियाद है इन सवालों की, इन आरोपों की? ये भी जानने का प्रयास होगा। कांग्रेस के आरोपों का आखिरकार आधार क्या है? बीजेपी जो कह रही है, सरकार जो कह रही है, बेबुनियादी आरोप जो बताए जा रहे हैं, उनमें कितना दम है? विपक्ष क्यों बार बार सवाल उठा रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजकुमार कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ ही संजीव बिड़ला, साइबर एडवोकेट, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। कटारिया साहब, राहुल गांधी ने आज जो बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं, क्या कहेंगे उन्हें लेकर? देश को बेच देने के सीधे शब्दों में आरोप लगाए गए लोकसभा में। जी नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार। बड़ी विनम्रता से मैं बड़ी नम्रता से और विनम्रता से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने आज संसद में किया वो नया नहीं है। उनका जो आचरण है वो संसद में इस तरीके का हो गया है कि वो हमेशा अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। हिट एंड रन की स्थिति रहती है उनकी। वो अकाउंटेबिलिटी से जवाब देते नहीं है। आज भी उन्होंने वैसे कहा, बेबुनियाद आरोप जो है सरकार के ऊपर लगाए। इस तरीके से डील की बात उन्होंने संसद में कही और डेटे पर भी। उनको पूरी डील का अभी तक पता भी नहीं है और वो ये कहते हैं कि हमने भारत के हितों के साथ जो है समझौता कर लिया, जबकि ये जो डील है अमेरिका के साथ, ये बहुत ऐतिहासिक डील है और हिंदुस्तान को आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये डील जो है कितनी अहम होगी वो जनता देखेगी। बिना तथ्यों के साथ राहुल जी जो है बात करते हैं हमेशा।
कोई तथ्य नहीं है, किसी भी तरीके की कोई जो है सरकार ने कोताही नहीं करी अपने हितों के साथ, लेकिन बेसलेस बातें जिस तरीके से पिछले 5-4 दिनों में उन्होंने नरवणे जी की किताब के रेफरेंस के संदर्भ में डिस्टर्ब किया सदन को, उसमें आखिरकार पेंगुइन कंपनी के प्रवक्ता ने भी आकर के ये बात कही, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कोई भी जो है अगर इस किताब को सॉफ्ट कॉपी के तौर पे और हार्ड कॉपी के तौर पे अगर कोई इस किताब को प्रयोग करता है तो वो गलत है और वो इलीगल है। उसके बावजूद नरवणे जी ने भी उनकी बात को ट्वीट करके कहा कि जो प्रवक्ता ने उनके जो पेंगुइन कंपनी के जो ऑफिशियल उनसे जो स्टेटमेंट आया है उसका वो पूरी तरीके से उन्होंने समर्थन किया है। तो जो किताब पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और उसको अभी तक ऑथराइज नहीं किया गया है, वो कैसे उस किताब को संसद के पटल पे रख करके उस पर बहस कर सकते हैं? वो वाला मुद्दा तो नहीं है आज। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए कह रहे हैं कि तब भी राहुल झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक। राहुल झूठ बोल रहे हैं और जनता के जो टैक्स के पैसे से संसद चलती है उसका एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है कीमती होता है, उसको व्यर्थ किया जा रहा है। तो देश के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके के विपक्ष के नेता हमारे हैं जो जिम्मेवारी से बचते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा किया, आज वो अपनी बात रख के गए। हरदीप जी पुरी के बारे में भी उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कही, लेकिन जो है जवाब सुनने की बजाय वो उठ के चले जाते हैं। तो ये जो उनका व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। उनको सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए और बिना परमिशन के, बिना जो आधिकारिक जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किए किसी मंत्री के बारे में बिना प्रीवियस नोटिस के इस तरीके की बातें करना, अगर वो नोटिस दे करके करते हैं तो सामने वो होते और जवाब देते। तो इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है। और मैं जो किरण रिजिजू जी ने कहा है संसदीय कार्य मंत्री ने कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी में जाएगा और जिस तरीके का व्यवहार सदन के विपक्ष के नेता का है वो अशोभनीय है और स्वीकार्य नहीं है और इसके बारे में प्रिविलेज कमेटी जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। और इस तरीके का लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। सदन की गरिमा को बढ़ा करके और सवाल को तथ्यों के आधार पर पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन वो लेमैन की तरह इस तरीके से करते हैं। और ये इनका नया नहीं है, ये पुराना है। जब कोई जनता इनकी सुनती नहीं है तो संसद के अंदर जो है वो अपनी बात इस तरीके से करके कि मैंने तो जो है इतना सनसनीखेज बनाने की कोशिश करते हैं किसी मुद्दे को, तो जनता सब समझती है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता से भी समझते हैं कि आखिर एलओपी क्या कहना चाह रहे हैं। बीजेपी ये कहती है गौड़ साहब, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर भाग जाते हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उनके अगेंस्ट लाया जाएगा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में सबसे पहले तो कुछ बोलना चाहता हूं। अभी राजकुमार कटारिया जी ने हमारे साथी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभी उन्होंने आरोप भी दिया, सब कुछ बोला। मैंने बीच में बोलना चाहा, मैंने हाथ भी रेस किया लेकिन शायद दिखा नहीं आप लोगों को। इन्होंने राहुल जी के बारे में बोला कि कोई नई बात नहीं है। तो मैं यहां सबसे पहले तो राजकुमार कटारिया जी को बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने पिछले 6-7 सालों में जो भी कोई भविष्यवाणी करी इस बीजेपी सरकार के फैसलों को लेकर और उसके आने वाले परिणामों को लेकर, चाहे वो कोविड टाइम में हो, चाहे वो उससे पहले की, चाहे कोई भी हो, जितनी भी घोषणाएं राहुल जी ने करी वो सब आगे जाके आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, सच साबित हुई। और कहीं ना कहीं इनके कई मुद्दे ऐसे जो इनको वापस अपने फैसले वापस भी लेने पड़े। अब कटारिया जी ने बाखूबी कहा कि बुराई करी, एक ही मुद्दा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। आज राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जो करी है बजट की आलोचना करी है और बजट को लेके तो खुद बहुत, अभी मैं फरीदाबाद से आता हूं, रोज जब लोगों की सुख दुख में रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं से मिलना होता है, खुद बीजेपी के नेता भी संतुष्ट नहीं है। खुद वो सब लोग खुद एक उसमें कि बजट है क्या, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं तो हरियाणा की बात करूंगा पहले, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, फरीदाबाद का रहने वाला हूं।
हरियाणा के लिए इस बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, एक नए पैसे की स्कीम की घोषणा नहीं, नहीं ये करी। विषय नहीं है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, आप जानते हैं कि एक कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहता है, एक प्रोसीजर मैं रहता है बता रहा लोकसभा हूं, राज्यसभा उन्होंने का। बजट की आप आलोचना किसी करी नेता है, के खिलाफ फिर कोई उन्होंने गंभीर डेटा एलिगेशन को सुनिए ना, सबसे बड़ा गंभीर डेटा के एलिगेशन बारे में आप उन्होंने लगाते हैं, बताया पहले आपको कि जो नोटिस डेटा देना को होगा। लेके सुनिए, आज ऑथेंटिकेट 1 करना करोड़ होगा उसे, ऑथेंटिकेट करना 140 करोड़ होगा। भारतीयों का डेटा अगर लीक हो अब जाए बीजेपी जो AI कह के रही है, आप केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं, सुनिए ना, अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं, बीजेपी के दूसरे नेता जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या करते हैं, केवल आरोप लगाते हैं, भ्रमित देखिए, करते हैं अभी जनता को। इन्होंने ये भी कहा उसके कि बाद कंप्लेंट सुनते भी देने जा नहीं रहे है। हैं, वो तो हमें ठीक है, पता है आपने कंप्लेंट आरोप देंगे, लगाए, आप सुन एक तो नया लीजिए मुकदमा दूसरे और पक्ष दर्ज को। कराएंगे, मंत्री जब तैयार है जवाब उसके देते हैं लिए। उससे पहले राहुल वॉकआउट गांधी भी कर तैयार जाती है, है पूरी कांग्रेस। कांग्रेस मैं तैयार इस है। पर आपसे जवाब इनके चाह पास रही सही हूँ। किया। मैं इस ये विषय पर केवल बहुत बार प्रश्नोत्तर चर्चा कर लोग चुके हैं, करेंगे। इंडिया न्यूज के, लेकिन हरियाणा ये को क्या भूल मिला गए, क्या नहीं अब मिला राहुल बजट गांधी जी का में। ही हम नारा आज के है, मुद्दे पर बात करना ना चाह रहे हैं, गौड़ डरेंगे, ना साहब। झुकेंगे और ना आपके रुकेंगे। फरीदाबाद को क्या तो मैं मिला, उसी बात हरियाणा को क्या आ रहा मिला हूं। बजट में, इस पर आज चर्चा नहीं हो रही है। आज राहुल गांधी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर चर्चा हो रही है, उस पर आप उत्तर दीजिए। हाँ, उसी में बोल रहा हूं मैं। फिर उसका तीसरा उत्तर था अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील है, उस पर उन्होंने आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने कि भारत के हितों को कमजोर किया गया है। आप ये बताइए, जो सामान यहां से भारत जाएगा उस पर तो 3% टैक्स, और जो आएगा वो 0%। क्या ये डायरेक्टली हमारा नुकसान नहीं है? क्या हमारे, आप क्या सोच रहे हैं इसमें? ये अब देखा जाए, आज ये लग रहा है, माफ करना, आज पिछले कुछ महीनों से ये लग रहा है, जब से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था लास्ट वाला, जो अब तो ये लग रहा है कि भारत को 56 इंच का सीना वाले मुख्य प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, अब भारत को ट्रंप चला रहा है। और जो आप जानते हैं कि ट्रंप ने कितनी बार, एक नहीं 85 बार ट्रंप ने घोषणा की, सीज फायर के बारे में बोला ट्रंप ने हमारे मिसाइलों के बारे में भी बोला, ट्रंप ने हमारे नुकसान के बारे में भी बोला, और मोदी जी से पूरी बीजेपी कैबिनेट से एक शब्द नहीं निकला। धिक्कार है ऐसे कैबिनेट पे कि जो ट्रंप के आगे झुक के बैठे हैं। और रूस, जिसने हमेशा भारत का सहयोग दिया है, चाहे सरकार कांग्रेस की या किसी की रही हो, आज हमने उस ट्रंप के प्रेशर में आके हमने रूस को दरकिनार कर दिया। ये भूल गए कि कितनी मजबूत के समय रूस ने हमारा टाइम, हमारा वो दिया है, और हमने रूस का वो किया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है इस देश में। तो राहुल गांधी जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, उनके सारे आरोप बिल्कुल सही हैं, जो उन्होंने कहा हम उसका समर्थन करते हैं। विजय दुबे जी, इसके ये बाद ट्रेड डील जिसको अगर सरकार तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर, एक मील के पत्थर के तौर पर देख रही है, पेश कर रही है, दूसरी ओर राहुल ने जो आज बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं, ट्रंप को लेकर भी कहा गया है, क्या ट्रंप भारत को चला रहे हैं, क्या देश को बेच दिया गया के, क्या देश के हितों को बेच दिया गया के, कैसे आप देख रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं वो, और हुआ ही है। आप मुझे बताइए ना, जो इंडिया सामान जाएगा उसमें 3% टैक्स है, और जो वहां से आएगा फ्री है। मतलब ये कोई क्या होने जा रहा है, आप देखिए। और पहले हम सारा पेट्रोलियम रूस से निर्यात करते थे, सुमित उस गौड़ पर जी, भी ब्रेक सुनिए लगा तो। दिया है। गौड़ तो साहब, आप मान सुनिए, के चलिए, मैं- आप भी जानते हैं, लेकिन आप भी मजबूर हैं। नहीं, और ये तो हम बीजेपी मजबूर का नहीं है। फर्ज निभा नो, रहे हैं, नो, हम नो, लोग नो, भाई गलत हमारे। कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, नहीं। लेटर और सूनर हम तो जो जान, सुनिए, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। आने वाली जनरेशन भुगतेगी इस चीज को। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, पीसीआर। कहां शुरू होता, कहां खत्म हुए हम जाके, बिल्कुल बेचा है हमारे देखिए, हितों को ही नहीं, अभी देश अभी को आप ही रुकिए मटेरियल सुमित दिया जी, है। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, और पीसीआर हमें- इनकी ऑडियो डाउन कीजिए जब अभी। प्रधानमंत्री बने थे, कहा जाता था विजय दुबे 56 जी, इंच का सीना है। आपसे मेरा सवाल आपने है। भी सुना था, हमने भी सुना है, कटारिया जी ने भी सुना है, दुबे साहब ने भी सुना है, संजीव कुमार बिरला जी ने सुमित भी जी, सुना है। आपका उत्तर पूरा हो आज चुका है, मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। दुबे साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सरकार इसको ऐतिहासिक बता रही है, दूसरी ओर राहुल ये कह रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, कौन चला रहा है सरकार को, कॉम्प्रोमाइज है सरकार? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि विपक्ष में होने के नाते विपक्ष का रोल और भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं, इसलिए सरकार के नीतियों की आलोचना करना या इस प्रकार की निगेटिविटी, एक प्रकार से मैं कहूँ, देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भारत और अमेरिका की डील है, अगर हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक हैवी टैरिफ के कारण से उनके इंटरेस्ट खत्म हो रहे थे, बहुत सारे उद्योग हमारे जो है उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो आप ये नहीं कह सकते एक तरफा मामला है, एक तरफा नहीं है। हमारी इतनी बड़ी आबादी में बहुत सारे लोगों को अगर काम चाहिए तो आपको माल बनाने के बाद में उसे खपत की भी मार्केट चाहिए आपको। आपका अगर टेक्सटाइल सेक्टर डिमांड कर रहा है, आपका फार्मा सेक्टर डिमांड कर रहा है, तो आपको अगर अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को
सेव करना है तो आपको डील इस प्रकार के समझौते करने होंगे। और अगर आप सोचते हैं साहब कि केवल आप एक तरफा विरोध करके ही या एक अपनी मार्केट को सेफ न रखते हुए आगे बढ़ लेंगे तो ये अपने आप आर्थिक नुकसान होगा हमारा, उन व्यापारियों का नुकसान होगा, उनके हितों को चोट पहुंचेगी जिनका कि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसलिए हमें हर एंगल से ये समझना होगा कि आखिरकार हमें कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ हमें फायदा है। अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया है तो उससे निश्चित तौर पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जिन लोगों का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो हमारे किसान हैं, हमारी वो इंडस्ट्रीज हैं, तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं अभी देखिए पूरी तरह से अभी हमारी डील साइन नहीं हुई है, अभी ये सब जो है चीजें निगोशिएबल हैं और अभी वो चीजें ऑन द टेबल है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि भारत सरकार निश्चित तौर पे कम से कम हमारे बहुत बड़ा एक किसानों का जो हित है, बहुत बड़ा एक आबादी है जो उस पर डिपेंडेंट है, हम निश्चित तौर पे उसका ख्याल रखेंगे और उन चीजों में अमेरिका को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे जो कि उसने बांग्लादेश के साथ डील करके अपना कर लिया। तो ये अभी जो भी प्रस्तावित चीजें हैं जिसपे बातचीत चल रही है, जो अभी पाइपलाइन में है, डील साइन नहीं हुई, अभी साइन होने में निश्चित तौर पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भारतीय उपभोक्ता के हितों का ध्यान सरकार प्राथमिकता के तौर पर रखेगी। दूसरी बात है, देखिए जो ये दूसरी जो राहुल जी की बातें हैं कि एबस्टीन फाइल की भी बात उन्होंने की है और हरदीप पुरी साहब का भी नाम लिया है, लेकिन जो नियम खासतौर पे एक लोकसभा मेंबर अगर दूसरे लोकसभा मेंबर पे कोई बात कहना चाहता है तो उसको इस बात को कहने के लिए नोटिस देना होता है। कारण ये होता है कि आप जिस बात को भी कहेंगे, जब तक वो सदस्य वहां मौजूद नहीं है सदन में, तो आपका जवाब कौन देगा, क्योंकि आपने व्यक्तिगत तौर पर किसी को आरोपित किया है। अब व्यक्तिगत जब आप आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये नोटिस और जो भी प्रिविलेजेस हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और अगर सरकार ने ये कहा है कि हम प्रिविलेज नोटिस लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ मूव करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटिस सरकार इसको मूव करेगी, क्योंकि एक मंत्री के इन्वॉल्वमेंट का मामला है। और सच्चाई क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इसलिए जो नोटिस की बात है उसको निश्चित तौर पे एक सर्व करना चाहिए था। और इस मुद्दे को उठाना मैं कहीं गलत नहीं मानता, लेकिन अगर आपके पास में कुछ ठोस जानकारी है तो जो सदन में बातें पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने कही है, आपको वो पेपर स्टेबल करने की बात वो कर रहे हैं, तो आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। आपको ये बातें केवल आप सरसरी तौर पे कह करके और आप उसको केवल प्रचारित नहीं कर सकते। आपको अगर सदन के सामने सदन उसका सबूत मांगेगा तो आपको वो बातें रखनी होंगी सबूत में। ये सब चीजें जो है, क्योंकि आप एक हमारे सर्वोच्च सदन में ये बात कह रहे हैं, तो आपको इन बातों का या प्रिविलेजेस नोटिस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हाउस एक नियम से चलता है और उसका पालन या उसका सम्मान हर उस मेंबर को करना चाहिए जो हाउस का मेंबर है। जी, संजीव बिड़ला साहब हमारे साथ हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हैं, साइबर एडवोकेट हैं। बिड़ला साहब, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल वॉर की एक स्थिति में प्रवेश कर रही है दुनिया, महाशक्ति के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई अलग अलग देश लड़ने की तैयारी में है और डेटा एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, ये भारत का डेटा चाहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी और किस तरह से भारतीयों का डेटा दूसरे देशों के लिए, खास तौर पर अमेरिका के लिए बेहद उपयोगी हो जाता है? नमस्कार जी ज्योति जी और मंच पे सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मुझे बुलाने के लिए आपका मैं थैंक यू करता हूँ। जैसा कि ज्योति जी आपने सवाल किया कि ये डाटा के लीकेज के बारे में, तो इस बारे में अगर हम आज की ना बात करें, अगर बहुत साल पहले की बात कर लेते हैं तो 2000 के सन 2000 की बात है। उस टाइम पे एक वर्ल्ड के अंदर एक स्नोडन नाम के एक पर्सन हुए हैं। पहले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कोई चीज भी कि डाटा लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब स्नोडन का नाम आया तो कोक्स करके एक मैगजीन या वो है, उसमें उसकी बात आई, उन्होंने उनके बारे में छापा कि जो पूरा जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया के हर एक डिवाइस के ऊपर, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, दुनिया में हर एक डिवाइस पे अपनी नजर रख रहा है। ये कहना, ये जो दावा था ये स्नोडन का कहना था। तो मेरा ये अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है।
तो अगर आज की बात ना भी माने तो अगर 2025 साल पहले भी अगर जाके देखें तो स्नोडन ने बाद में जो है रशिया के अंदर वो शरण ली थी, ठीक है। तो जब वो एक दावा कर रहे थे और वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक उस जो टीम का है वो एक पार्ट थे, तो अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी बात थी ये कि ये इस तरह का किसी ने दावा करना, क्योंकि वहां पर तो जो जुडिशरी है और वो सब है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट लॉ हो जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आज की डेट में डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है, एक हम कॉमन सेंस की भी बात करें और अपने भी अंदाजे से अगर कहें, अगर 2000 में अगर अमेरिका ये चीज कर रहे थे तो अमेरिका में हमारा तो 2000 का आईटी एक्ट है, ठीक है। तो काफी संभावना बन जाती है कि जो है आपका डाटा इजीली हैक किया जा सकता है, एक बात। तो इसमें अब ये देखिए, अब जो डाटा लीक हो सकता है या नहीं हो सकता इसकी संभावना, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि 25 सालों में जहां टेक्नोलॉजी पहले काम कर रही थी उसके बाद आज की डेट में 25 साल में कुछ ना कुछ आगे तो प्रोग्रेस बड़ी होगी, तो डाटा लीक होना कोई बड़ी चीज नहीं है। रही बात वो आजकल इशू ये भी आ रहा है कि वो एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी के मुद्दे पे, और जो सिक्योरिटी का मामला ऐसा है कि नेशनल लेवल पे मेरा ये मानना है कि पब्लिक डोमेन में ये बात करनी भी नहीं चाहिए। पब्लिक डोमेन में ये मैं किसी एक सत्ता पक्ष की या विपरीत पार्टी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस या बीजेपी की किसी की क्लियर बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में हम ये जो सिक्योरिटी का है हम क्या वो ले रहे हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, अगर उस बात में सच्चाई होती है कि डाटा लीक हो रहा है, तो आजकल टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम इतनी ज्यादा लेवल की हैं कि एल्गोरिदम इतनी लेवल की हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर करोड़ों ऑपरेशन कराती हैं मशीनें, आज तक उस लेवल की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कंसेप्ट नया नहीं है, ये 1984 से एक खोज हुई थी, उसके बाद में फिर उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। तो 1984 की बात कर रहा हूं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अमेरिका में हुई थी, उसमें बात हुई तो एल्गोरिदम की बात हुई। वो एल्गोरिदम क्या चीज होते हैं? कुछ फ्यू स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हैं, वो बार बार उसको करते रहते हैं। और अगर रिसेंट की बात करें, आजकल की बात करें, तो आप सभी उस पर अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो गूगल ने अभी दावा किया कि विलो चिप उसने बना ली है। विलो चिप जो है उस पर काम चल रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर की साइड में है। अब चाइना अपना दावा करता है कि मैंने इतने क्यूबिट तक काम कर लिया है, तो क्यूबिट एक बिल्कुल ही अलग लेवल की वो टेक्नोलॉजी और वो चीज आ गई है। तो पहले जो डाटा का क्लोन बन जाता था कि इनडायरेक्ट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है रूरल इकोनॉमी के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कल एक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बात की और भारत की तुलना अमेरिका से करने का काम किया। मैं उसमें भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। द हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द बजट वाज कंपेयर्ड विद अमेरिका। यह एक भ्रमित करने का तरीका है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आज 5 लाख रुपए का बीमा योजना 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, गरीब परिवारों को दे रहा है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज। यह एक भ्रमित करने का तरीका है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आज 5 लाख रुपए का बीमा योजना 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, गरीब परिवारों को दे रहा है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज अब तक हो चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम जो गवर्नमेंट फंडेड है, जिसमें 60 करोड़ लोग कवर होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसे हमें संदर्भ में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में इलाज की क्या कीमत है और भारत में क्या है, तो हमें परचेजिंग पावर पैरिटी समझनी पड़ेगी कि 5 लाख रुपए के अंदर हम जो चीजें भारत में मुहैया कराई गई हैं, वो उसकी कीमत अमेरिका में $1.5 लाख आती है। मैं कुछ एग्जाम्पल, इसके उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हार्ट बाईपास सर्जरी पीएम जन आरोग्य योजना में $1,20,000 से $1,80,000 तक होती है, जबकि अमेरिका में यही इलाज $70,000 से $1.5 लाख के अंदर होता है। एक एमआरआई जो 1000 से 2000 रुपए में भारत में होता है, उसकी कीमत अमेरिका में $3,000 आती है। नी रिप्लेसमेंट जो 80,000 से $1.5 लाख के बीच में हो पाता है, $30,000 से $50,000 में अमेरिका में होता है। बल्कि आयुष्मान भारत तो मल्टीपल सर्जरीज करा सकता है।
USA is the costliest healthcare system of the world. India is the most affordable healthcare system of the world. मैं इसके बारे में भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्द खत्म करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलना चाहता हूं। अफोर्डेबल फार्मेसी, भारत को अब अफोर्डेबल फार्मेसी माना जाता है, जहां पे एक पैरासिटामोल का पत्ता $4 से $8 में आता है, जबकि वहां 15 सेंट में है, भारत में अवेलेबल है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स की बात करूं या फिर ब्लड प्रेशर की महीने की बात करूं तो बहुत $30 से $100 का महीने का खर्चा आता है, जहां 75 से सिर्फ $2.5 आता है। इतनी ही नहीं, भारत ने नए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जीन थेरेपी के तहत। तो सभापति महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ खत्म करना चाहता हूं और यह बोलना चाहता हूं कि पक्ष या विपक्ष हो, जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो हमें एक होकर नेशन फर्स्ट की भावना से इस बजट के समर्थन में आना चाहिए। तो एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात को, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, हालातों को बदलने वाले ही हालातों की बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। से सांसद कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे पैनलिस्ट का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। आप अमेरिकी ट्रेड डील की उसमें बात करते हैं, उसे लेकर भी आरोप लगा दिए गए हैं, डेटा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय किसानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, टैरिफ को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो तमाम लोगों से, पैनलिस्ट से हम चर्चा कर रहे हैं। बिड़ला साहब की बात अभी रहती है, आप जल्दी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम बीजेपी प्रवक्ता का भी रुख करेंगे। संजय बिड़ला जी, इसमें जो बात है कि अब सरकार क्या इसमें इस मामलों में कर रही है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि IT एक्ट हमारे पास 2000 में आ गया था, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी जो है मोदी साहब ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया कि जो 2023 के अंदर जो एक्ट लेके आए हैं डिजिटल पर्सनल वाला, उसके अंदर पेनल्टी लगती है 1 दिन की 1 लाख रुपए पर इतना, अगर डाटा आपने शेयर किया तो। लेकिन उसमें समझने वाली बात ये भी है कि जो इससे पहले जो थी, अब ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा ये कहना है कि जो नियत है सरकारों की वो काम करने की होनी चाहिए, उसमें प्रोटेक्ट करने की, एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने की होनी चाहिए। अभी डाटा क्या है, जो प्रोटेक्ट करने की बात है उसके बारे में जो अगर हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल जो सर्वर हैं वो फॉरेन में ज़्यादातर सेटल हैं, मिलिट्री का अपना अलग सर्वर है, इंडियन मिलिट्री की बात करते हैं, तो भारत के अंदर ही अब हमारा वो होना चाहिए, ताकि जो कैलकुलेशन है, जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, वो फॉरेन की कंपनी ना कर पाए। फेसबुक के ऊपर काफ़ी जो है जुर्माना लगा था 5 करोड़ का, तो वो भी बात हमारे को देखनी पड़ेगी जब वहाँ पर इस तरह के हुए हैं। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 5400 करोड़ रुपए ये डकैती है, डकैती डिजिटल की, ये जो अभी पैसा गया है, जो पैसे का भी जो साइबर फ्रॉड हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर 5400 करोड़ की बात कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारी साइबर क्राइम तो हो ही रही है इसमें। तो मैं यही कहना है, डाटा को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे को अपने ही जो सर्वर हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू। कटारिया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भी, पीएम भी दबाव में है। मार्शल आर्ट का जिक्र किया गया कि फाउंडेशन ग्रिप होती है, उसके बाद चोक किया जाता है, गर्दन को चोक किया जाता है, सरेंडर कर दिया गया है अमेरिका के सामने, होलसेल सरेंडर कर दिया गया है। भारत के हितों को, भारत के लोगों के हितों को, भारत के किसानों, भारत के शिल्पकारों के हितों को अनदेखा किया गया है सरेंडर करते हुए। तो क्या कहेंगे? कटारिया जी, आवाज नहीं आ रही, आप क्या अनम्यूट कर लें कटारिया जी? कटारिया जी बोले। हाँ जी जी, सुमित जी, जो सुमित जी ने जो पहले एलिगेशन लगाए थे कि भाई ये जिस तरीके की बातें उन्होंने कही, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने भी जितना समय लगा वो आज की संसद का वो देखा था, उसमें करीबन 58 मिनट का नेता प्रतिपक्ष का भाषण था। उसमें उन्होंने ज्यादातर समय इधर उधर की बात करने में लगाई, मार्शल आर्ट सिखाने में लगाई, और जो है हरदीप पुरी के ऊपर एलिगेशन लगाने में लगाई। नहीं, मार्शल आर्ट सिखाने में वो तो एक उदाहरण के तौर पर कह रहे थे कि उसमें होता क्या है, पहले ग्रिप मायने रखती है, उसके बाद गला चोक किया जाता है, जिसका गला चोक हो जाता है वो पहले तो प्रयास करता है 1-2 बार, फिर टैप कर देता है, टैप करके सरेंडर कर देता है कि हम तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हार मान लेता है। तो वो एक रेफरेंस दे रहे थे, वो एक मिसाल के तौर पर ही उदाहरण दे रहे थे।
लेकिन मार्शल आर्ट में पता चल जाता है किसकी किस पर ग्रिप है, किसने किसको चोट किया है, लेकिन राजनीति में पता नहीं चलता है। ये उदाहरण के तौर पर कहा है, ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बजट के जो तथ्य थे, जो बजट अब की बार कब पेश हुआ था, उन बजट के ऊपर कोई ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की। बजट के ऊपर चर्चा हो तो बजट के बातों पे ही होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करने पे। उन्होंने जो है बार बार कभी डेटा सिक्योरिटी की बात पे चले गए। उनका पहला पॉइंट ही बजट था बहुत, राजकुमार जी, पहला पॉइंट ही बजट था उनका। उसके बाद उन्होंने डेटा के ऊपर बात करी है, जो एआई, अगर आप जो हमारे देश के लोगों की। अगर आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। कटारिया साहब प्लीज, तो आप सही बोलो। आप बोल रहे थे, मैंने अपना माइक ऑफ कर लिया था कि गलती से भी आवाज आपको डिस्टर्ब। चलिए मैं अपनी बारी में बोलूंगा जी, आप बोलिए जी। तो ये जो उनका व्यवहार है कि एलिगेशन, जैसे किरण रिजिजू जी ने बोला, वाइल्ड एलिगेशन लगा करके जो है भाग जाना, वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। बात तथ्यों पे हो। बात ट्रेड डील की बात करेंगे तो ट्रेड डील के ऊपर जो है तथ्यों से के हिसाब से बात कर ले। ट्रेड डील में किसानों के हितों पे कोई कुठाराघात नहीं हुआ है। ट्रेड डील में जो हमारे जो किसानों के, चाहे वो किसानों की जो जितनी भी फसलें हैं, गेहूं है जो हमारे देश में जो ज्यादा होती है, गेहूं की बात करें, धान की बात करें, इन सारी चीजों को उनसे अलग किया गया है। जो ट्रेड डील में किसानों के जो मुद्दे थे, जैसे फ्रूट की बात आई थी कि भाई सेब, हमारा जो है सेब उत्पादक किसानों के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, उसका हमने वहां पे ध्यान रखा। सेब आज भी अमेरिका से इंपोर्ट पहले इस ट्रेड डील से पहले भी होता आया, लेकिन इस डील में उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दिया गया है कि किसी भी तरीके से मार्केट में इंडिया में आकर के 100 रुपए से कम वो ना बिके। कम से कम 125 और 150 रुपए के बीच में अमेरिका का सेब यहाँ पे आके बिकेगा, और उतना ही हमारा सेब बिकता है। तो और उसमें भी हमने एक लिमिट लगाई है कि भाई इससे ज्यादा वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते कोई भी यहाँ पे। तो जो हमारे हित किसानों के थे उनको पूरा तरीके से देखा गया। लेकिन दुनिया के अंदर जिस तरीके का आज जो है व्यापार हो गया है, दुनिया जो है आज हर देश का व्यापार दूसरे देश के व्यापार से प्रभावित होता है, और हमने अपने देश के व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, जो मैन्युफैक्चरर है, उनके हितों को रखते हुए हमने आज डील करनी चाहिए। आज हम सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड हुआ, आज अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड डील हुई, और हमारी जो चाइना के साथ भी ट्रेड डील है, ऐसा इकलौता देश है जिसने पूरी दुनिया के जो आर्थिक शक्तियां थी, एक आधी डील रूस के साथ भी कर लो, एक आधी डील रूस के साथ भी कर लो। उनके साथ तो हमारा ऐतिहासिक रूप से जो है समझौते हैं, और उनके साथ कोई किसी भी तरीके का जो है ना कोई गफलत नहीं है। वो हमारे लंबे रिलेशन है, वो तो परमानेंट रिलेशन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, 2047 का अगर हमने सपना दिया है, वो कोई हवा में नहीं है बात। उसके लिए हमें पूरी दुनिया की आर्थिक शक्तियों के साथ मिलकर सपने और जुमले तो बहुत दिए आपने जी, पिछले 11-12 साल से वही तो दे रहे हो आप। साथ साथ क्यों एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं अपने? हमने जो है बार बार इस बात को आगे भी हम जब भी कभी बैठेंगे, सरकार दबाव में है, इस पर तो कोई आंसर नहीं दिया आपने। सरकार दबाव में है, सरेंडर कर दिया है सरकार ने। क्या ट्रंप ये तय करेंगे कि हम ईरान से कैसे रिश्ते रखें, रशिया से कैसे रिश्ते रखें, हम कहां से तेल खरीदें, फलां से खरीदें, कितना खरीदें, फलां से ना खरीदें? क्या ट्रंप भारत को चला रहे हैं क्या? आप ठीक है, बजट पर चर्चा हो रही थी, क्या कहा बजट पर नहीं कहा वो भी देश ने सुना के, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं राहुल गांधी की ओर से, उस पर आप कुछ जवाब देंगे? इसमें राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमारे को इस मामले में गाइड नहीं कर सकता कि कहां से हमने खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना। हमारे हित जहां, हिंदुस्तान के हित जहां हमें सस्ता मिलेगा, जहां हमें हमारी कंडीशन पे मिलेगा। जिस दिन हमारे हित में था कि हम यूरोप जो है रशिया से तेल खरीदे और सस्ता तेल खरीदे, हमारे को अपॉर्चुनिटी थी, हमने वहां से खरीदा। आज हमारे को उससे सस्ता अगर वेनेजुएला में मिलेगा तो हमारे उपभोक्ताओं के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम सस्ते से सस्ता खरीदे। तो वो चीजें बदलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही देश के ऊपर डिपेंड हो जाए। हम जहां से सस्ता मिलेगा
और सारी चीजों को देखते हुए, पुराने रिलेशंस को भी देखते हुए, वो सारी चीजें संसद में तथ्यों के आधार पे मोदी जी ने भी रखी है। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से भारत के हितों के साथ समझौता किया गया है। ट्रेड डील, आप जब इसका विस्तार से प्रारूप आएगा, आप देखेंगे कि सारा जितने भी वर्ग आज जो चिंतित हो रहे हैं, वो भी ये कहेंगे कि ये हमेशा हमारे हित में ही था और हित में रहेगा। आप देखेंगे इसका दूरगामी परिणाम हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे पड़ने वाले हैं। ठीक है। और हम बहुत स्पीड से जो है पूरी दुनिया सुमित जी, के आप अंदर कुछ कहना अपना चाह रहे हैं, जो है साथ ही मेरा एक उत्पाद सवाल भी है। अनुराग ठाकुर कहते हैं राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर अपोजिंग इंडिया मान लिया के। आखिरी बार राहुल गांधी तब मुस्कुराए थे 2025 में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा गया था। अभी अच्छी डील हुई है तो राहुल गांधी परेशान है, कांग्रेस परेशान है। आज पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा राजकुमार कटारिया जी की बात पे। आज 12 साल के बीजेपी के टेन्योर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के किसी फैसले पर एक नहीं दो तरह के लोग चिंतित हैं। इससे पहले जब बीजेपी कोई फैसला लेती थी, या तो उद्योगपति परेशान होता था या किसान परेशान होता था। आज पिछले जब से ये आया है, जो फैसले हुए, डील हुई है, आज देश का उद्योगपति भी और देश का किसान भी एक गफलत में है, एक टेंशन में है। और आपने अनुराग ठाकुर जी का सवाल किया, अनुराग ठाकुर जी के सवाल के बारे में जवाब देना चाहता हूं मैं अनुराग ठाकुर को यह भी अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, इस देश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है और देश की लड़ाई कोई लड़ रहा है मजबूत तरीके से, तो सबसे पहला नाम अगर कोई है तो केवल राहुल गांधी है। उन्होंने कभी सत्ता से प्यार नहीं किया, सत्ता को कई बार त्यागा है। साथ ही ये भी बताना चाहता हूं मैं इनको, अभी कटारिया साहब और हम आगे भी आते रहेंगे आपके इस पे, एक साल बाद देख लेना इस फैसले के कितने दूरगामी परिणाम होंगे। इन्होंने सेब गिना दिया, खाली सेब है क्या, और सेब की लिमिट बता दी इन्होंने। मैं कह रहा हूं चाहे एक भी किसान को नुकसान हो, क्यों हो हमारे देश के किसान को नुकसान, हमारा देश का उद्योगपति को क्यों हो नुकसान। और वो भी आप ये देखिए ट्रंप के प्रेशर में। आज हर जगह, चाहे आप इंस्टा पे देख लीजिए, आज मोदी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की कॉमेडी आ रही है, आप वो देखते होंगे, एआई पे चल रही है, कैसे मोदी जी खड़े झुक के ट्रंप के सामने। तो ये कहीं ना कहीं से बातें हैं, जब भी तो बन रही है ना। पहले कांग्रेस के बारे में बनाई थी, आज इस बारे में पक्का ही सच्चाई है। हर व्यक्ति हर वक्त सहमत है कि आज हमारा देश ट्रंप के आगे नतमस्तक है। देश नहीं ना देशवासी, सिर्फ ओनली प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी और उनके नेता और पन्ना प्रमुख। ट्रंप के बिना क्या पहले नहीं चले थे क्या? माफ करना, इतिहास उठा लें, जब हमारा क्या जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमने किताबों में पढ़ा और बड़े बुजुर्गों से सुना है, जो रूस ने भारत के लिए किया या जो भारत ने रूस के लिए किया, वो कभी कोई नहीं कर सकता। और ट्रंप जो किसी का सगा नहीं है, आप उस ट्रंप के दीवाने हुए बने, उसके गुलाम होकर चल रहे हो। अब 56 इंच का सीना 16 इंच का रह गया। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का 16 कहते थे, वो 16 इंच का भी नहीं रह गया है। और कहने में दुख है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन है हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जब अनीति पे आ रहे हैं इस देश, और खासतौर पर हरियाणा प्रदेश, आज हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब ही नहीं, पूरा देश ही किसान चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज फौज में हर किसान के घर से, परिवार से, खानदान से एक व्यक्ति फौज में है, उद्योगपति के घर से नहीं है। आज देश का किसान भी दुखी है, बहुत परेशान भी है। चलिए लास्ट कमेंट हम ले रहे हैं, सिवाय जुमलों की सिवाय से कुछ नहीं किया, सिवाय नारे दिए हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, इन बातों के नाम पे चुनाव जीते इन लोगों ने बस। चलिए दुबे साहब, आपका लास्ट कमेंट रहेगा। राहुल जो आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कर दिया गया है टेक्सटाइल को लेकर या किसानों को लेकर, जो चिंता के या जो बार बार एलिगेशन, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर दिया गया है, अडानी की बात की, अनिल अंबानी की बात की, हरदीप पुरी की बात की, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, ऑथेंटिकेट किया जाए या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी है? सुमित जी साथ साथ क्यों बोलते हैं सर, क्यों बोलते हैं? रुकिए अभी मैं लास्ट कमेंट आपसे दुबे जी कि देश की जनता कैसे समझ रही है इन आरोपों को, क्या लग रहा है आपको, क्या संदेश जा रहा है कांग्रेस की ओर से, एलओपी की ओर से? देखिए, एलओपी ने जो बातें कही है, निश्चित तौर पे देश के लोगों को ये बात स्पष्ट है कि एलओपी क्या कहना चाहते हैं।
और संदेश बहुत स्पष्ट है। देखिए, जो भी अपोजिशन की बातें हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बातें कही हैं वो लोगों ने सुनी है, और एक सवाल जो लोगों के दिमाग में इस सब चीजों को सुनने के साथ आया है, उसके लिए सरकार को क्लैरिफिकेशन या जवाब तो निश्चित तौर पर देना चाहिए। केवल एलओपी को काउंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सेक्टर को ये समझ में आता है कि साहब इस डील से हमारा नुकसान हो सकता है, या कहीं भी इस प्रकार का मैसेजिंग है, और या ट्रंप के बारे में जो बातें कही जा रही है कि वो एक तरफा अपनी ओर से जो चाहते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं, चाहे वो तेल खरीद की बात हो या किसी भी और मुद्दे की, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप हमारे लिए एक सवाल पैदा करती हैं, और वो सवाल के बारे में क्लैरिफिकेशन जरूर आना चाहिए सरकार की ओर से, जिससे लोगों के दिमाग से जो भी हम करने जा रहे हैं या जो हमारी डील हो रही है उसमें कोई बिल्कुल जवाब देने की जरूरत है। कोई संदेह या डाउट की स्थिति, शंका की स्थिति लोगों में ना रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधे संसद आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर जवाब दे रही हैं, सुने। Health service center through which we can promote medical health, medical tourism. So that was one of the major announcements. Similarly, we have said, instead of waiting to qualify and finishing your education and coming out and seeking where should they go for acquiring skills, the skilling element can be brought into education itself, and at the end of the day, when they come out, students can say, I can become entrepreneur, and this kind of a mega center can be kept next to any industrial cluster that any state has. So these mega entrepreneurship building centers as education hubs can also be coming up from any state. We are willing to work with the states so that this mammoth higher education center can be propped up, and therefore students can go there, come out as entrepreneurs, get to doing businesses. So if we have done these two in the major education related activity, health related activity, we've also openly said that mega textile parks, we are willing to work with states, particularly looking at industrial textiles, looking at textiles which are going to be new age, which are now becoming a part of manufacturing in industries, whether they manufacture a car, where the safety cushion which comes in is all completely made out of industrial textiles. So these kind of new age textile requirements can also be produced. So these are major announcements, and I welcome any state which wants to come into this area. The center is willing to work with them and promote it. If this is all being done at the level of youth and students and larger centers where jobs and education can go together, health and education can go together, health and providing services to patients who come from different parts of the world come together. We are also placing emphasis in animal husbandry, fisheries, to make sure that in every district you get the facilities for a veterinary surgeon, veterinary hospital, testing labs, so that animal husbandry can be given that priority immediately in the rural areas. So farmers or those who are not farmers who want to get into animal husbandry can also benefit. That is why these announcements for fishing sector, it goes along with money being put in for restoring 500 Amrit Sarovars, the waterways, and the particular waterway which has been, national waterway which has been announced, also has institutions of excellence along its course, along the course of the river, so that shipbuilding, boat building, particularly I mentioned this, the route in which the national waterway is being announced, which will end up covering all the mineral-rich parts of the country and linking up with Paradip or with Dhamra port, is passing through states where the Nishad log can become boat makers, and they're already experts in it. They can also teach people. They can become part of the Institute of Excellence, so that inland shipbuilding for the transporting of huge logistical facilities will all have the support of the local experts who for generations have done this work. They can also benefit in this growth. Equally, ma'am, as I said,
not just helping the MSMEs which are new, but also the old and legacy industries, 200 legacy clusters which have been known for decades as those places which supported MSME, and from there they produce and export. It can be any of them. It can be Ludhiana, it can be Jalandhar, or it can be Kanpur, or it can be centers near Bihar, it can be anywhere in Bengal. So any legacy cluster, 200, we have volunteered that it can be funded, upgraded, given the modern instruments, hardware, software that is required, we will be undertaking that. Other than also providing for girls' hostel in every district, so that girls do not hesitate to take up to science education, which requires long-term, long hours to be spent in the colleges and universities. All of them, not just the girls' hostel, but the training, the internship, and the kind of programs that we're looking at education centers are all with AI provisioning. So AI education is not anymore kept at elite levels. It's going to be available for all our young. So if I very quickly move to mention the numbers, madam. Gross tax receipts are at 44.04 lakh crore in this BE. It's about 8% more than what was in BE of RE of 25-26. 3.26 lakh crores more than the RE. And if I were to look at the total expenditure, madam, for 26-27, it's at 53.47 lakh crores, so much more than what we receive as tax receipts. The capital expenditure is at 12.22 lakh crores, which is 3.1% of GDP, and also 11.5% higher than the RE 25-26. Of this, I'm glad to say, on the recommendation of finance ministers from the states who met me before the budget preparation, which is a normal calendar event which before every budget I meet up with the state finance ministers, on their recommendation and accepting their recommendation, capital expenditure grant that we grant, call it loan without interest for 50 years, which eventually would be equivalent